Good morning. Attend your roll call. Roll number 2, 3. नाम बोलो 10 और हैंड रेज. Roll number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10. 10 is absent. 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61. विधि हो गई सभी की अटेंडेंस. कौन सी यूनिट चली हुई हमारी बताओ. कई बार ऐसा भी होता है ना, किसी बच्चे को यही ना पता हो कि यूनिट कौन सी चली हुई है. अच्छी बात है. तो अभी तक जो हमने रीड किया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमारा जो टॉपिक चला हुआ है, ये सारे टॉपिक तो हमारे हो चुके हैं. हमारा जो टॉपिक चला हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और उसमें से कुछ एक वैल्यूज आप आज याद भी करके आए होंगे अपने घर से. मैंने कहा था कि उन वैल्यूज को आप याद करते रहना. तो सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ कुछ वैल्यूज पूछता हूँ, ठीक है. बेटा ये बताओ कि जो IR स्पेक्ट्रा है, उस IR स्पेक्ट्रा के अंदर जो डिफरेंट रीजन होते हैं, है ना, डिफरेंट रीजन. टोटल कितने पार्ट होते हैं IR स्पेक्ट्रा के? जिससे पूछो वही बताएगा. इधर आगे से स्टार्ट कर देते हैं. हाँ बेटा, अपना नाम और रोल नंबर बताना साथ के साथ. हाँ बेटा बताओ आपका नेम और रोल नंबर. अब बताओ बेटा, IR स्पेक्ट्रा के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स. नाम बताएं. नेम दें. नियर IR, हाँ, मिडल IR, फार IR. फार IR. ठीक है, नेक्स्ट को दे दो. हाँ बेटा, जो नियर IR है आपका, एक मिड IR, एक फार IR. नियर IR की रेंज क्या है? 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स. 12,500 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स. ये सेंटीमीटर इनवर्स क्या है? किसकी यूनिट है ये? वेव नंबर. वेव नंबर की यूनिट होती है. वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है? 1/λ. 1/λ. लैम्डा क्या है? सर वेव लेंथ. वेव लेंथ होती है. वेव लेंथ की यूनिट वेव लेंथ की सेंटीमीटर. नेक्स्ट को पास करो.
हाँ बेटा, आपका नेम और रोल नंबर? नंबर 25। अच्छा 25, ठीक है। आप ये बताओ कि जो नेक्स्ट रीजन है, अभी आपने कौन सा रीजन सुना था अभी जो पहले बताया? नियर आई आर। उसके बाद क्या है? मिडल आई आर। मिडल आई आर की रेंज क्या है? 4000 to 667 सेंटीमीटर। 4000 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स, यही होती है। Yes. अच्छा, इस जो मिड आई आर है इसके भी फर्दर कुछ पार्ट होते हैं? हाँ, एक तो फंक्शनल ग्रुप रीजन है और एक फंडामेंटल फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन। जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है उसकी रेंज? उसकी 4000 to 1400 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। और जो सेकंड वन आपने? सॉरी, फंक्शनल ग्रुप फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन उसकी है 1400 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आईआर स्पेक्ट्रा का, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो कौन सा रीजन है? सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है आईआर स्पेक्ट्रा का, फिंगरप्रिंट रीजन। वो क्यों? बताओ बेटा, शाबाश। नेक्स्ट बताओ आप, नेक्स्ट स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट रीजन कौन सा है? इधर इनमें से इधर दो बेटा, वापिस लो। हाँ बेटा, आप बताओ, पता है आपको? फिंगरप्रिंट रीजन मेन है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। किस चीज के आइडेंटिफिकेशन में? कौन सा फंक्शन? नहीं, वो तो आपका फंक्शन ग्रुप रीजन होता है। अभी तो आपने बताया था 4000 to 1400 सेंटीमीटर इनवर्स फंक्शन ग्रुप रीजन है, और जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो तो 1400 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो अभी आपने कहा क्योंकि फंक्शन ग्रुप रीजन है, तो बताओ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? फिंगरप्रिंट रीजन ही मेन होता है क्योंकि उसमें स्पेसिफिक पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट है। हाँ, तो उसको स्पेसिफिक उसके लिए क्या लाइन आप यूज करते हैं? अब बताओ बेटा। आइडेंटिफिकेशन में तो होता ही होता है। आइडेंटिफाई तो देखो फंक्शनल ग्रुप रीजन है वो भी करता है। उसमें हमें किस किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है फंक्शनल ग्रुप के अंदर? उस रीजन के अंदर जो बैंड आएंगे वो किस किस चीज के आ सकते हैं? अलग अलग जो जिसमें वो अलग अलग कंपाउंड्स में वो प्रेजेंट है उसके बैंड्स आ सकते हैं। और अलग अलग कंपाउंड। आप बैठ जाओ बेटा, आप दोनों बैठ जाओ। अलग अलग मतलब? जैसे OH एल्कोहल के अंदर है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH है। अच्छा, उनकी फंक्शनल ग्रुप का पता चल जाएगा कि OH है, और फिंगरप्रिंट रीजन में हमें स्पेसिफिक पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या एल्कोहल। क्या दो कंपाउंड के फिंगरप्रिंट रीजन में सेम बैंड हो सकते हैं? वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन एनेंटियोमर्स के केस में हो सकते हैं। एनेंटियोमर के केस में हो सकते हैं। नेक्स्ट, आगे पीछे पास करो बेटा। आप बैठ जाओ। हाँ बेटा, बताओ नेम रोल नंबर। अच्छा, आप हमें ये बताओ कि कल जो हमारा टॉपिक चला हुआ था फैक्टर्स अफेक्टिंग, आगे क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हाँ, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के जो डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं इस कैटेगरी में, तो पहला जो है आपका फैक्टर वो कौन है? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से कैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है? जैसे जैसे एक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बहुत डिक्रीज होगी, कुछ जैसे जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू। अच्छा, यानी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो उस वक्त पहले हमें परसेंटेज एस करेक्टर निकालना है। तो परसेंटेज एस करेक्टर से हमें क्या पता चलेगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ज्यादा, ये पता चलेगा। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर कम हो या ज्यादा हो? परसेंटेज एस करेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनली या यूनिवर्सली या नो इफेक्ट? अभी तो आप बता रहे थे, बताओ। अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे। ज्यादा परसेंटेज इस करेक्टर होगा क्योंकि कम बॉन्ड लेंथ होगा। वो तो मैंने पूछा नहीं बेटा अभी बॉन्ड लेंथ। मैंने अभी क्या पूछा है आपसे
कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की कम होगी या ज्यादा? पहले उस चीज का जवाब देना, फिर उसके बाद पूछेंगे हम आपसे कि फिर क्या हो जाएगा। बताओ बेटा। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उस एटम की इंक्रीज हो गई तो नेबरिंग एटम और उस पर्टिकुलर एटम के बीच में जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट। और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एटम और नेबरिंग एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जिसे आप कह रहे थे कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है। और बॉन्ड लेंथ अगर हो गई डिक्रीज तो बॉन्ड लेंथ अगर हो गई डिक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो जाएगी। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो गई तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या मोर एनर्जी उस बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए? हाँ, क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। हाँ, तो ये कौन से लॉ के अकॉर्डिंग आप बता रहे थे ये सारी बातें? हाँ, ये हुक्स लॉ के बेसिस के ऊपर आपने देखा था कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई c स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन न्यू। k क्या है? नेक्स्ट बच्चे को। हाँ बेटा, आप हमें ये बताएं कि जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, जो बातें अभी पूछी कि फर्स्ट फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन है, उसके लिए अगर हम आपको ये कहें कि कोई एग्जांपल ले, एग्जांपल से इस बात की जस्टिफिकेशन दें, तो आप कौन सा एग्जांपल लेना पसंद करेंगे? जैसे हमें एक्सप्लेन करना है, मान लीजिए आप एग्जांपल तो लेना पड़ेगा, 2 अलग अलग कंपाउंड, 3 अलग अलग कंपाउंड लेंगे आप। आप अलग अलग कंपाउंड लेंगे ना, जिसके अंदर आप एक्सप्लेन कर पाए, जिसमें आप शो कर पाए कि हाउ द हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट्स द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलो बेटा। एल्केन्स, तो उसमें क्या देखना चाहेंगे आप? नहीं, उसमें देखो आप स्पेसिफाई करके आप बताएंगे ना कि देखो एल्केन 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 में तो काफी तरह के बॉन्ड होते हैं, तो आप स्पेसिफाइड तरीके से बोले। नेक्स्ट करो, आपको बताना बेटा। आप बताओ। जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा उसी का जवाब देना आपको। हाँ, एग्जाम्पल बताएं आप कौन सा लेंगे। इससे तो बेटा जो क्या नाम है, जस्टिफिकेशन हुई नहीं ना। देखो एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, डबल भी है, ट्रिपल भी है, तो हमें ये क्या पता आप कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, कौन सा सिंगल बॉन्ड? हाँ, CH सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में? हाँ बेटा। डबल बॉन्ड सीसी के बीच कार्बन कार्बन। फिर उससे तो ये बातें बेटा एक्सप्लेन होंगी नहीं। नेक्स्ट दो, आप बैठ जाओ, दो आप बताओ। हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे और एसपी एक परसेंटेज इसके कैरेक्टर इंक्रीज होना चाहता है, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। वो तो सारी बातें ठीक, हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, कौन से बॉन्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप? आप बताओ, एल्केन में कौन सा बॉन्ड? अब ऐसे लिखने से तो एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे नहीं। हाँ, एल्कीन में? उसमें भी CH बॉन्ड। एल्काइन में? हाँ, तीनों में आप CH बॉन्ड ही देखेंगे। आप ये नहीं कि कोई दूसरा बॉन्ड आपको देखना होता, आपको सिर्फ CH बॉन्ड ही देखना होता है। जैसे अभी आप यहाँ पे देखो, देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर एल्केन एल्कीन और एल्काइन, तीनों में बोलो कौन सा बॉन्ड है आपका यहाँ पे? CH बॉन्ड। देखो CH बॉन्ड। और वो जो कार्बन है वो तीनों में अलग है। एल्केन के अंदर वो सिंगली बॉन्डेड कार्बन है जिसके ऊपर H अटैच है। एल्कीन्स के अंदर वो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है जिसके ऊपर H अटैच है। उस CH की बात कर रहे हैं हम, CH बॉन्ड की। और एल्काइन में भी उस CH बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो H किससे अटैच है? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है। जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफाइड तरीके से बोलना होता है, नहीं तो ऐसे एग्जाम में आप लिख देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे ना बेटा। यहाँ पे तो देखो कोई नुकसान आपका होना नहीं। तो इसीलिए आप लोगों से सुन रहे हैं हम कि जो जो बात अब आपको बताई जा रही है, वैसे तो पढ़ाते हुए बताई थी, लेकिन अब आपको दिख रहा है कि कहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ कमी रह गई, तो उसको फिर आपको भूलना नहीं चाहिए नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना बेटा? अब नेक्स्ट आप बैठ जाओ। चलो, ये हो गया हमारा पहला फैक्टर। अब हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर बताओ बेटा।
बॉन्ड स्ट्रेंथ है। हाँ, तो एग्जाम्पल क्या लेंगे आप, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? CH बॉन्ड में हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, फिर उसमें जो एल्केन्स है उसमें sp3 कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन होती है सिग्मा प्लस में लॉन्ग पेयर जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी। उसमें हमने एल्केन्स फाइंड की, हमारी sp3 आई, तो उसमें s कैरेक्टर जो है वो हमारा 25% है और एल्केन्स में जो है वो हमारा 33% हो जाता है और एल्काइन्स में जो होता है 50% होता है। तो s कैरेक्टर जैसे बढ़ रहा है हमारा, तो हमारी बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है तो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रही है, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इसलिए जो है ना वो वाइब्रेशन हमारी इंक्रीज हो जाती है। More energy is required to create the vibration in these type of bond। ये तो हो गया। अगला फैक्टर बताएं, ये तो हो गया। इसके बाद और एग्जांपल ले। हाँ, कोई भी जो हमने आपको बता रखी, कोई भी ले सकते हो। बताओ बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। आप बैठ जाओ। हाँ बेटा आप बताओ। सर इससे नेक्स्ट सीसी बॉन्ड हो गया, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर उसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हुए तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ और the amount of energy required to create the molecular vibration will also increase। ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल जो बॉन्ड है उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए क्या रेंज है? 1300 to 800 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1640 to 1600। ठीक है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2300 to 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट। अब आप हमें बेटा ये बताएं कि जो पहले एग्जांपल लिया था हमने हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस के ऊपर जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उस वक्त जो ये डिफरेंट डिफरेंट जो बॉन्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए एल्केन में है CH बॉन्ड, एल्कीन में है, एल्काइन में है ना CH बॉन्ड, तो उन बॉन्ड के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती, ठीक है। वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर होगी। तो वो वैल्यू कितनी है? CH बॉन्ड इन एल्केन्स की रेंज क्या है बताओ बेटा। अभी याद नहीं किया बेटा? मैंने कल काम दिया था कि याद करके आना है। हाँ बेटा नेक्स्ट। डेली पढ़ना है बेटा, साथ के साथ याद करना। बैठ जाओ। 2850 से लेकर 2900 सेंटीमीटर। 2850 से 2970 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और एल्कीन के अंदर 31 सेंटीमीटर इनवर्स, 13 में और एल्काइन में 31,000। दिखाएं आपको, देखो ये कितनी है एल्काइन के अंदर? नहीं, एल्काइन एल्काइन सेंटीमीटर इनवर्स। आपने क्या बोली थी बेटा? ये जो वैल्यू है ना, ये आपको याद रखनी है। मैंने कल भी आपको बता दिया था पढ़ाते हुए कि जो ये वैल्यू है स्पेसिफाइड, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने होते हैं। इवन आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, कभी आप MSc एंट्रेंस एग्जाम देंगे या कोई भी आगे का एग्जाम देंगे, तो भी आप देखें। देखो आप साथ के साथ है ना, प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन, कोई ऑब्जेक्टिव वाले, वो आप देखते रहा करो। क्योंकि देखो पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अब जैसे आप मान लो BSc अब सेकंड ईयर में हो, तो आप सिर्फ BSc सेकंड ईयर की किताब ही देखें। जो आपका टॉपिक चला हुआ है ना, आपको टॉपिक पढ़ना होता है। टॉपिक का नाम है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपकी इस BSc की बुक में मिले, या कोई आप MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए उसमें 100 क्वेश्चन आ गए आपके, उन 100 में से आप जल्दी जल्दी गो थ्रू होकर आप ये देख सकते हो ना, हाँ दीज आर दी 4 या 5 क्वेश्चन आपके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, तो आप उनको सोल्व कर लो। बात एक ही है, हमें टॉपिक से मतलब रहना चाहिए। हमें ये नहीं कि इस पर्टिकुलर बुक से हमें बिल्कुल बंद के रहना है, ऐसा नहीं करना। अब आगे कुछ बात समझ में, जब आप अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करते हैं
तो फिर लास्ट डेज में जब एकदम एंट्रेंस एग्जाम आ जाता है तो फिर आपके ऊपर बर्डन नहीं आता, फिर आपको चीजें इजी लगती हैं। तरीका तो यही होता है, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसा करें, करना आप लोगों को। ठीक है, बैठ जाओ बेटा। नेक्स्ट। रोल नंबर 34 है। और बताओ बेटा, नेक्स्ट कोई फैक्टर जो हमने आपको बताया वो पिछले लेक्चर के अंदर। इतना तो हमने देख लिया यहाँ तक, वैल्यूज भी हमने पूछ लिया आप लोगों से कि बताएं बेटा ये इसकी वैल्यू क्या है, हो गया ना। अब नेक्स्ट फैक्टर बताएं, हमने कल क्या बताया था। कल आप नहीं आए थे, ठीक है। नेक्स्ट पास करो बेटा पीछे। रोल नंबर 3, ठीक है बेटा। और कोई फैक्टर? हाँ बॉन्ड लेंथ। बेटा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो तो हमारा सारा यहाँ पे डिस्कस हो गया। वो तो अगले आने वाले फैक्टर्स के अंदर भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डिक्रीज तो होगी ही। देखो, क्योंकि हुक्सला ने क्या कहा था कि न्यू बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के फोर्स कांस्टेंट के, है ना, वो तो होगा ही। कहने का मतलब बॉन्ड लेंथ को कम ज्यादा करने वाला और कौन सा है फैक्टर जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो जाता है? अल्कोहल देंगे तो O और H का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो OH की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ये होगा तो बॉन्ड लेंथ से तो क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर हाइड्रोजन मतलब H बॉन्डिंग नहीं होगी तो सर एनर्जी ज्यादा लगेगी और H बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी कम लगेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर हम दो एग्जांपल ले लें, एक तो हम हमारे पास हो एल्कोहलिक एल्कोहल हो, लेकिन एक एल्कोहल कैसा हो जो कि वेपर फेज में हो, दूसरा एल्कोहल ऐसा हो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, मतलब लिक्विड फॉर्म के अंदर हमने ले लिया। तो किसके अंदर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, OH जो बॉन्ड है ना, OH बॉन्ड की वैल्यू हम देखना चाहते हैं। OH बॉन्ड की वजह से जो बैंड आएगा, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन का जो बैंड आएगा वो कहाँ आएगा? मोर वैल्यू पे, कम पे? वेपर फेज में OH हो और एक आपकी लिक्विड फॉर्म के अंदर OH हो, एल्कोहल के अंदर ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, लिक्विड में कम होगी। हाँ कम होगी क्योंकि OH बॉन्ड लेंथ क्या हो गई थी? इंक्रीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ बेटा जी, आपने कल इथर्स के बारे में भी हमने बताया था। इथर के अंदर जो CO बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो रेंज क्या थी? वो बेटा CO बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड O, इथर्स के अंदर। इथर वो होते हैं ना बेटा जिसमें O के दोनों साइड में कार्बन अटैच हो, O, और राइट लेफ्ट दोनों साइड में C अटैच है, कार्बन अटैच है, किसी अल्काइल ग्रुप का कार्बन अटैच है इस तरह से, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे कि वो इथर बॉन्ड है। तो जो इथर बॉन्ड है, CO बॉन्ड इथर्स के अंदर, उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी 1300 से लेके 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको बताया गया था। अच्छा, ये जो 1300 से लेके 1000 सेंटीमीटर इनवर्स है, इस रेंज के अंदर यानी इस बैंड को हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यानी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जब हम देखते हैं तो कोई डिफिकल्टी हम फेस कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट को देखो। अच्छा बेटा ये बताओ कि कल आपको ये बताया गया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं कि उसमें बेंजीन रिंग हो भी ना भी हो। अब हम बात करेंगे सिर्फ बेंजीन रिंग। अगर किसी कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग है या नहीं, उसका केमिकल टेस्ट तो आप बड़ी इजीली कर पाते हैं कि जब भी आप प्लेटिनम वायर लेके उस कंपाउंड को बर्नर के ऊपर जाके हीट करते हैं तो आपकी स्मोकी फ्लेम का मतलब होता है, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं व्हाइट व्हाइट स्मोक सा आता है वो, और सूटी फ्लेम का मतलब होता है काला काला धुआं निकलना। तो कैसी फ्लेम आपको देखने को मिलती है? अगर आप केमिकल टेस्ट लैब में भी करते होंगे, आपके सिलेबाई के अंदर है अभी, तो आप कैसे करते होंगे बोलो? कैसी फ्लेम आएगी, स्मोकी या सूटी फ्लेम? बताओ बेटा, बताओ, स्मोकी या सूटी फ्लेम? ठीक है, मेरी क्लास की बात क्लास ले,
हाँ बोलो बेटा। हाँ सूटी फ्लेम मतलब जो काला धुआं होता है, जैसे किसी ने टायर जला दिया, बिल्कुल काला सा धुआं नहीं आ जाता, उसको सूटी फ्लेम कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड है तो सूटी फ्लेम ही आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार हम गलती क्या कर देते हैं, हम वहां पे स्मोकी फ्लेम लिख देते हैं। मैं आपको ये बता दूं, यानी मैं भी ये गलती कर देता था जब मैं पढ़ता था। और मेरी गलती ठीक कब हुई है जाके, जब मैं एमएससी में पहुंचा तब जाके। तो मेरी वो गलती ठीक हुई थी जाके, जब हमारे सर ने हमें कहा, हमारे मकरान जेके मकरांती सर होते थे मेरे, जो जिनसे मैं पढ़ता था। और हमारे क्या नाम है, जो मेरे पीएचडी के सुपरवाइजर थे, प्रोफेसर एस के दीवान वो थे, यानी वो हमारे प्रैक्टिकल्स कराते थे। तो तब जाके मुझे ये पता चला था कि इस तरह से, यानी इन बारीकियों का। नहीं तो हम गलती कर देते हैं, कई बार स्मोकी लिख दें, लिखना सूटी होता है। समझ गया ना बेटा। तो ये जो चीजें हैं ना, हमें ये नहीं कि फिर हमें आगे जाके क्लासेस में सुनना पड़े कि क्या पहले पढ़ के नहीं आए ऐसे करके। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। हाँ तो बेटा अब ये बताओ, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मान लीजिए कोई कंपाउंड एरोमेटिक है और आपके सामने स्पेक्ट्रा दे दिया, जैसे आपको दिख रहा है ना सामने स्पेक्ट्रा, लेकिन ये मैंने ऐसे कंपाउंड का स्पेक्ट्रा नहीं दिया जिससे कुछ आपके, यानी आप आंसर दे पाए जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। जान के मैंने दूसरी स्लाइड लगा दी। अब हमें ये बताएं कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस होती हैं अलग अलग तरह की। मेनली कौन कौन से बॉन्ड की वाइब्रेशन आप वहां पे आइडेंटिफाई करना चाहेंगे? स्पेक्ट्रा के अंदर आप कौन से बॉन्ड को देखना चाहेंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड, या सीएच बॉन्ड, या कुछ और, जो भी कुछ आप देखना चाहें। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा, उन वाइब्रेशंस को कौन सी वाइब्रेशन कहते हैं? कल मैंने कहा था हमारी जैसे बैकबोन होती है, मैंने कुछ बोला था ना ऐसी कुछ लाइन। बैकबोन हमारा ढांचा है, स्केलेटन हमारा है। तो ऐसे ही किसी कंपाउंड का कोई ना कोई ढांचा होता है, और उसकी वजह से जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ढांचा बना, जो स्केलेटन बना उसका, वो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो कार्बन की वजह से ही बनेगा। तो इसलिए जो वाइब्रेशंस आती हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से, उनको हमने क्या कहा था, कैसी वाइब्रेशंस भी हम बोल देते हैं? स्केलेटन वाइब्रेशन, स्केलेटल वाइब्रेशंस बोला था ना ऐसा कुछ। चलो ठीक है, अब इनकी वैल्यूज बताओ, बैंड आपको कहां कहां दिखाई देंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से? बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में पूछ रहे हैं हम, सीएच बॉन्ड नहीं। एल्केन के अंदर जो सीएच बॉन्ड होगा उसका तो अभी हमने पूछा नहीं। हम कह रहे हैं जो स्केलेटल वाइब्रेशन आएगी बेंजीन के अंदर, अलग अलग 4 बैंड दिखते हैं, कुछ वैल्यू बताएगी। 1600, 1585 पर 1500 पर 1450 ठीक बताइए। नहीं बच्चों ने तो हाँ भी भर ली थी कि आपने बिल्कुल ठीक बताया है। बताओ बेटा। एक तो 1600 बिल्कुल ठीक है, 85 भी बिल्कुल ठीक थी, और आगे? हाँ बिल्कुल ठीक बताइए। चलो ठीक है। अच्छा आप बताओ सी एच बॉन्ड, देखो हम चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सी एच बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सी एच। आपने देख लिया? अच्छा बता दिया था आपने, ठीक है बेटा। तो देखो कल हमने एक ये भी डिस्कस किया था कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए देखो आपको बात बताते हैं जो आगे हमारा टॉपिक आज चलेगा इसके बाद, कि मान लो हमारे पास एक तो हो एसिटिक एसिड। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बताना बेटा? हाँ CH3COOH। COOH तो इसमें भी है, CH3 है यहाँ पे। देखो बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में बोलो क्या आ गया? बेंजीन रिंग। COH तो उसमें भी है। क्लियर हो गई बेटा इतनी बात? मतलब क्या है, इन दोनों कंपाउंडों को जब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर करेंगे डिफरेंशिएट, तो उस वक्त क्या क्या चेंज इसमें आ सकते हैं, वो जो चेंज आएंगे उसमें तो एक तो बेटा यही आएगा चेंज, कि एक में तो जो बेंजीन रिंग है जिसमें, उसमें आप क्या लिखेंगे? देखो आप पेज के बीच में लाइन लगा के एक साइड में बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे, दूसरी साइड में आप एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। स्ट्रक्चर आपको दिखनी शुरू हो गई। फिर स्ट्रक्चर दिखने के बाद उसमें किस तरह के बॉन्ड दिख रहे हैं, उन्हीं बॉन्डों की जानकारी हमें नीचे लिखनी होती है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर बैंड कहां कहां पे आएंगे। एक में बेंजीन रिंग दिख रहा है, तो ये जो वैल्यू अभी अभी आपने बोली थी कि 1600, 1585, 1500, 1450 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर बैंड दिखाई देंगे, तो क्या वो आपके उसमें दिखाई देंगे एसिटिक एसिड में? नो, वहां पे तो दिखाई नहीं देंगे। हो गया ना पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन।
अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला आएगा क्योंकि यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है बोलो, COOH ग्रुप लगा हुआ होगा। COH ग्रुप लगा हुआ होगा तो क्या नाम है, COOH का H पॉजिटिव निकलने के बाद O जो नेगेटिव उसका डिस्पर्सल होगा, डिस्पर्सल तो एसिटिक एसिड में भी होगा, होगा ना। तो यानी बाद में जब डिस्पर्सल हो जाए कोई बेस हम डाल दें तो सोल्ट बन जाता है। अपना आज का जो टॉपिक आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे कल मैंने छोड़ा था आप लोगों के लिए, हम सीधे अब पहुंच जाते हैं बिल्कुल उसी जगह के ऊपर। और तो देखो ये सारे टॉपिक हमारे हो ही चुके थे, तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो आगे अब हम डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया बेटा सभी को यहां तक अच्छे से? तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपके टॉपिक वही है मेन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और उसके अंदर अलग अलग जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट। की फॉर्म में आपके सामने ये अगला क्वेश्चन कि जिसमें एक तो आपको दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उसमें हम थोड़ा बेस डाल दें तो बोलो क्या बन गया, एसिड बेस। देखो रिएक्शन होगी यहाँ पे सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, और क्या बन जाएगा आपका सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनना, देखो ये कार्बोक्सिलेट एनायन हो गया यहाँ पे, है ना। और जो ये एक तो हो कार्बोक्सिलेट एनायन और दूसरा हो सिंपल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि अभी कुछ पल पहले हम पढ़ रहे थे, है ना। तो फिर उन दोनों के बीच अब हमें क्या करना है बोलो, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट हम कैसे करें उनके बीच, तो डिफरेंशिएट देखो कुछ ऐसे करेंगे, इधर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को, है ना, ये स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड की। दूसरी बोलो कौन है, कार्बोक्सिलेट एनायन। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको OH बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे है OH बॉन्ड। तो क्या कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर आपके OH बॉन्ड आपको दिख रहा है कहीं पे, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप ये स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे, कार्बोक्सिलिक एसिड के नीचे यहाँ पे आप जो दिखाएंगे एक ब्रॉड बैंड जो आएगा OH बॉन्ड की वजह से, क्या वो कार्बोक्सिलेट एनायन में आपको दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो मतलब क्या है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट होता है तो कन्वर्ट होने के बाद कार्बोक्सिलेट एनायन के अंदर आप पॉइंट नंबर 1 देखें, OH बैंड विल डिसअपियर। जो OH बैंड किस में दिखाई देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। क्लियर होगी बेटा इतनी। और दूसरी एक चीज और भी थी जो हमने रेक्ट बैंड की बात बताई थी, 2500 से 2700, है ना। तो वो रेक्ट बैंड क्या आप यहाँ पे दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि रेक्ट बैंड के लिए कंडीशन क्या थी बताओ, वहां पे क्या था, क्या हुई थी, कपलिंग इंटरेक्शन हुई थी किसके बीच, OH और CH, है ना। तो OH कौन था वो वहां पे बताओ, जो हमने कल आपको बताया, तो OH बॉन्ड बोलो कौन सा, आपको ये बताया गया था कि जो OH बॉन्ड होगा वो कैसा था, देयर इज ए कपलिंग इंटरेक्शन इन बिटवीन द ओवरटर्न ऑफ OH इन प्लेन बेंडिंग। ये बात मैंने आपसे इसलिए पूछी कि OH जो बॉन्ड होता है उस OH बॉन्ड के अंदर उसकी वजह से मोलिकुलर वाइब्रेशन कई तरह की हो सकती है। OH बॉन्ड के अंदर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आएगी, वो अलग जगह पे आएगी। OH बॉन्ड के अंदर ही जो बेंडिंग वाइब्रेशन आएगी वो अलग वैल्यू के ऊपर आएगी। सेम बॉन्ड है लेकिन उसकी वजह से बैंड आ रहे हैं अलग अलग जगह के ऊपर, क्योंकि सेम जो बॉन्ड है वो कभी तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करेगा, कभी बेंडिंग वाइब्रेशन भी शो करेगा, और दोनों वाइब्रेशन के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए, तो अलग अलग वैल्यू के ऊपर उसके बैंड आने। तो जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो ओवरटोन होगा, आपकी फर्स्ट ओवरटोन जो होगा वो OH इन प्लेन बेंडिंग का, और CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एक रेंज के अंदर आ जाती है, और एक रेंज के आने की वजह से उनके बीच इंटरेक्शन होने की वजह से, दो के बीच इंटरेक्शन, उसे कपल कहते हैं, तो कपलिंग इंटरेक्शन हो जाएगी उनके बीच, और जिसकी वजह से दिखते क्या है, देखो ये रेक्ट बैंड, देखो जो यहाँ पे कल हमने आपको बताए थे रेक्ट बैंड। लेकिन ये रेक्ट बैंड तो तब होंगे ना जब ये OH बॉन्ड होगा। तो जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो गया तो OH बॉन्ड तो रहा नहीं, OH बॉन्ड है ही नहीं, तो क्या फिर आपके ये रेक्ट बैंड दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो यही पॉइंट नंबर सेकंड था डिफरेंशिएशन के बीच, कि रेक्ट बैंड विल डिसअपियर। थर्ड, जो कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग है वो भी डिसअपियर हो जाएगी। क्यों, वहां पे तो था प्योर कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे तो बिल्कुल कार्बोनिल ग्रुप के साथ में जो एडजेसेंट ऑक्सीजन है वो कंप्लीटली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या वहां पे ऐसा था, वहां पे तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज ही था। तो यहाँ पे तो कंप्लीट रेजोनेंस चलेगी, और जब रेजोनेंस कंप्लीट यहाँ पे चलेगी तो जो कार्बोनिल वाली, तो कार्बोनिल वाला जो बैंड था 1650 से लेके 1870 वो तो डिसअपियर हो गया।
और अब यहाँ पे रेजोनेंस चलने की वजह से अब दो तरह की होंगी यहाँ पे वाइब्रेशंस। कौन सी? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर अगर दोनों CO बॉन्ड, देखो हमने ये बताया कि बॉन्ड लेंथ सेम होने वाली है क्योंकि रेजोनेंस चलेगी। आप किसी भी बॉन्ड को C डबल बॉन्ड ओ नहीं कहेंगे, किसी को C सिंगल बॉन्ड ओ नहीं कहेंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है, देखो दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। पहले तो एक बॉन्ड जो था उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, देखो C और O के बीच में डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में। और दूसरे का क्या था? बॉन्ड ऑर्डर 1 था क्योंकि C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद रेजोनेंस चलने की वजह से बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो गया। आपने देखा होगा ना कि बेंजीन के अंदर भी, जो कभी किसी एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड इन बेंजीन, तो आप किस पे टिक करके आते हैं? 1.5 पे। दोनों का एवरेज हो गया। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, डबल बॉन्ड डू नॉट रिमेन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डू नॉट रिमेन आपका सिंगल बॉन्ड। तो इस टाइप से इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आपका क्या हो गया? बोलो बिल्कुल, बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा हो गया, 1.5 हो गया। तो 1.5 हो गया, तो अब इसकी वजह से अब जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी वो दो टाइप की। कौन कौन सी? या तो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब दोनों CO बॉन्ड साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम दे विल स्ट्रेच और दे विल कंप्रेस। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो गई। और किस वैल्यू के ऊपर आएगा? 1400 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक नया बेल्ट आ जाएगा। और 1600 सेंटीमीटर इनवर्स पे अनसिमेट्रिकल का आपको बताया था ना कि अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो इस टाइप से आप इन दोनों कंपाउंडों के बीच क्या कर देंगे? तो एग्जाम के अंदर आने वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन के अंदर भी आपका आ ही सकता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना, इस टाइप से आपको याद रखने। इसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था वो क्या था? कौन सा जो बैंड था ऐसा था जो डिसअपियर हो गया? C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। तो कार्बोनिल ग्रुप तो काफी कंपाउंडों में होता है। किस किस काफी कंपाउंडों में बोलो? वो एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसिडमाइड में, एसिड हैलाइड में, एसिड एनहाइड्राइड में। लेकिन उसकी जो ब्रॉड रेंज है, कल भी मैंने ये वैल्यू आपको बताई थी, बोलो क्या रेंज थी? 1650 से लेकर 1870 सेंटीमीटर इनवर्स। ये है कार्बोनिल ग्रुप की वजह से। अगर सिंपल आ जाए ना, व्हाट इज द रेंज of stretching vibration for the carbonyl group, whatever may be the nature of carbonyl group, means whatever may the position where it is present, यानी किस तरह के कंपाउंड में प्रेजेंट है, इसको बिना ध्यान में रखे हुए जो ब्रॉड रेंज है कार्बोनिल ग्रुप की, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है उसकी, तो आप आंसर क्या लिख के आएंगे एग्जाम में? 1650 से लेकर 1870 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन फिर जब स्टार्ट हो जाती है स्पेसिफिकेशन, मतलब कि वो आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड में है, कीटोन में है। कल भी मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट करके आपको बताया था ना कि किसी में वैल्यू कम है, किसी में ज्यादा। देखो जो वैल्यू होगी ना बेटा यहाँ पे, वो तो हमें याद करनी है, लेकिन समझ कर याद करनी है। समझ के मतलब अगर 3-4 वैल्यू हम आपको दे दे, 3-4 कंपाउंडों के नाम दे दे, कह दें कि बताओ कौन सी किसकी है, वैल्यू आपके सामने लिख दी, उनको क्रॉस चेकिंग करके मैच द फॉलोइंग करके आ जाए, तो फिर आपके जो फैक्टर है ना उसके बेसिस के ऊपर आप इजीली उस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कल एल्डिहाइड कीटोन में बताया गया था। अब ध्यान से देखें, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, देखो कीटोन में वैल्यू बोलो कितनी है? 1718 सेंटीमीटर इनवर्स। और एल्डिहाइड में कितनी है? 1725 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना बेटा? अब नीचे एग्जांपल के थ्रू आप इस चीज को देखो समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड है, उसकी 1725 है, वैल्यू आपने याद कर ली, और दूसरी 1718 हुई क्यों? क्योंकि जैसे ही जो आपके कीटोन होंगे उसमें R ग्रुप लग जाएगा, एल्काइल ग्रुप लग गया। एल्काइल ग्रुप की बोलो प्लस I इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस I के द्वारा तो हम क्या बता रहे थे आपको कि जो R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, ये क्या करेगा? प्लस I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज। देखो इलेक्ट्रॉन जब गए CO बॉन्ड की तरफ इधर, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाए। आगे बेटा बात समझ में? यहाँ तक तो कल हम यहां से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना? आपको देखो पीछे का याद होना जरूरी था, इसलिए आपसे सुनना भी जरूरी था, है ना? वो चीज भी जरूरी होती है। तो आज के लिए इतना ही, और कल आगे किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। यहां तक के काम में कोई भी डाउट? हाँ बोलो बेटा।
देखो जो भी आपकी एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होती है उस चीज देखो सिमेट्रिकल चीजों को आराम से आप किया जा सकता है। मींस किसी भी दो बॉन्ड को जो सेंट्रल एटम से अटैच हैं उनको सेम डिस्टेंस तक लेके जाना तो मींस इजी वर्क है। लेकिन आप ये चाहें कि इसको 1 सेंटीमीटर लेके जाएं, उसको 2 सेंटीमीटर लेके जाएं और उस चीज को वहां पे फिर मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल है। अब दोनों पैरों के ऊपर खड़े हैं, बड़ा इजी वर्क है, सिमेट्रिकल है, कम ताकत लग रही है उस चीज को मेंटेन करने के लिए। लेकिन किसी को एक लेग के ऊपर खड़ा होने के लिए कह दे इसको थोड़ा वैसे कर दे, ऐसे खड़े रहो, कितनी देर तक, मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, मींस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो मतलब एसिमेट्रिकल जब भी हम स्ट्रेचिंग करते हैं, कोई भी एसिमेट्रिकल वर्क आप करते हैं तो इट ऑलवेज रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स मींस मोर एनर्जी। उसके दौरान हमेशा ही हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया बेटा? और फिर अगर मैं आपसे अब ये पूछूं, ये तो हो गया सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल। हमने आपको ये भी बताया था उसके दौरान कि एक स्ट्रेचिंग होती है, एक बेंडिंग होती है। तो बेंडिंग में कम एनर्जी की जरूरत होती है और स्ट्रेचिंग में ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग, ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ, while during the bending vibration the bond length will remain same, so the bending vibration takes place at the lower energy। क्लियर हो गया बेटा? तो ये भी आपका हो गया। और कोई डाउट किसी बच्चे का? जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो केस पढ़ा था वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था। हाँ, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं होता। समझ गए ना? इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन, विद इन अंदर ही अंदर है, तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे के ऊपर इंपैक्ट नहीं होता। फिर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे उस पर्टिकुलर की, और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट उसके ऊपर होने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप जवाब देंगे तो अलग आएगा, आईआर में अलग आएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या होता था कि अगर इंट्रा हो गई, इंट्रा विद इन, तो दो मॉलिक्यूलों के बीच में इंटरेक्शन नहीं, वहां पे तो दो मॉलिक्यूलों को अलग करते थे तब बॉइलिंग पॉइंट देखते थे। आईआर एक अलग चीज है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रा कर दें और फिर आप ड्रा करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि देखो दैट इज द रीजन, इसमें ऐसा इसलिए हो रहा है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, इंट्रा हो इंटर हो, बॉन्ड लेंथ के ऊपर तो इफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल हो या अलग अलग मॉलिक्यूल हो। जो आपका OH बॉन्ड है ना, OH बॉन्ड इंटर कर रहे हैं तो भी होगा, इंट्रा कर रहे हैं तो भी होगा उसी मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन वो विद इन द मॉलिक्यूल हो जाएगा, और वहां पे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से हो रहा है। तो यानी आप इंट्रा या इंटर की जो कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर आप दो मॉलिक्यूलों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? बॉइलिंग पॉइंट के आधार के ऊपर। लेकिन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस के ऊपर आप करें तो अंदर अंदर भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही रही है, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते क्या है, उस पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज और डिक्रीज होना उसी सेम मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है ना, कि वो सेम मॉलिक्यूल करे या दूसरा करे, तो बॉन्ड लेंथ के अंदर तो चेंज आना ही आना है, whether the hydrogen bonding is inter or the intra, दोनों में चेंज आएगा। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? और कोई डाउट पूछना बेटा किसी का? आप हाथ खड़ा कर रहे थे बेटा पीछे से, पूछना बेटा आपको। यहां तक याद करके आएंगे सभी बच्चे, ठीक है? अब आप जा सकते हैं।